चलिए देखिए, इसके लिमिटेशन की बात करते हैं। देख, तो इसका लिमिटेशन ये कहता है कि देखिए कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन तभी तक करेक्ट था जब तक एलिमेंट के आइसोटोप्स का डिस्कवर नहीं किया गया था। जब एलिमेंट के आइसोटोप्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता था तभी तक ये लॉ सही था, लेकिन जब एलिमेंट के आइसोटोप्स के बारे में पता लगा लिया गया तब ये आपका लॉ इनकरेक्ट हो गया। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर कार्बन की बात करें, पहले इसको लिख लो कि दिस लॉ वाज करेक्ट until isotopes of element was not discovered. When isotopes of element discovered, then this law become इनकरेक्ट। ठीक है, तो कैसे, एग्जांपल लेके मैं दिखा रहा हूं आपको। CO2 का ही मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। देखिए CO2 में अभी हमने आपको बताया कि CO2 का फॉर्मेशन आप चाहे जिस मेथड से करोगे, हमेशा CO2 में प्रेजेंट एलिमेंट यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन हमेशा 12:32 के ही रेशियो में होगा। ये हमने आपको बताया। अब मैं दिखाता हूं कि आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हो जाने के बाद वो गलत कैसे हो गया। देखो, अगर कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है आपको पता है कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 40। कार्बन 12 का ये मतलब हुआ कि इस कार्बन के इस आइसोटोप का एटॉमिक मास 12 है। कार्बन 13 का मतलब है कि कार्बन के इस आइसोटोप का एटॉमिक मास 13 है। कार्बन 14 का मतलब ये हुआ कि कार्बन के इस आइसोटोप का एटॉमिक मास 14 है। आइसोटोप क्या होता है? देखो, किसी भी एलिमेंट के वो डिफरेंट फॉर्म, किसी भी एलिमेंट के वो डिफरेंट फॉर्म जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उन्हीं को हम उस एलिमेंट का आइसोटोप कहते हैं। जैसे आप अगर इन सभी का देखो तो इन सभी में कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है
लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास 12, यहाँ पे एटॉमिक मास 13, यहाँ पे 14। अब मैं दिखाता हूं कि आइसोटोप डिस्कवर हो जाने के बाद ये लॉ कैसे इनकरेक्ट हो गया। हमने आपको 3 मेथड बताए थे। सी को कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया था तो आपका CO2 बना था। अब सपोज करते हैं कि यहां पर हमने जो कार्बन यूज किया वो कौन सा कार्बन था, वो था कार्बन 12। ठीक है, यानी कि यहां पे कार्बन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है, कार्बन 12 वाला। तो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन किस मास के कंपोजिशन में प्रेजेंट है, कार्बन का कार्बन 12 वाला फॉर्मेट है, यानी कि उसका मास कितना है, एटॉमिक मास 12, इसका 32, 12 इंटू 32। दूसरा लीजिए CH4 प्लस O2 फॉर्मिंग CO2 प्लस H2O। तो यहां पे देखिए आप, सपोज करते हैं कि यहां पर हमने कार्बन का आइसोटोप कार्बन 13 यूज किया। इस CH4 में जो आपका कार्बन है वो कार्बन का ये वाला फॉर्म है, यानी कि यहां भी जो कार्बन होगा इस कार्बन में आपका कौन सा फॉर्म होगा, कार्बन 13 वाला होगा। तो इस CO2 में कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास किस रेशियो में है, आप देखो। कार्बन का मास यहां कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 32 ही रहेगा। ठीक ऐसे तीसरा भी ले लो आप, CO प्लस हाफ O2 फॉर्मिंग CO2। यहां पर हमने कार्बन का ये वाला फॉर्म लिया C14, यानी कि यहां पे CO में कार्बन का कौन सा फॉर्म है, C14 वाला, जिसका एटॉमिक मास 14 है। तो यहां भी कार्बन जो प्रेजेंट होगा उसका कौन सा फॉर्म होगा, कार्बन 14 वाला, उस जिसका एटॉमिक मास 14 है। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, कार्बन का मास कितना, 14, ऑक्सीजन का 32। तो आप देख रहे हो कि आइसोटोप डिस्कवर हो जाने के बाद जब हम CO2 का फॉर्मेशन अलग अलग टाइप से कर रहे हैं, तब CO2 जो आपका CO2 फॉर्म हो रहा है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन अलग अलग आ रहा है। ठीक है, यानी कि आइसोटोप के डिस्कवर हो जाने के बाद ये लॉ फेल हो गया। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों मेथड हैं, अगर इन तीनों में ही आप कार्बन का सेम आइसोटोप यूज करो, यानी कि कार्बन 12 यहां है तो कार्बन 12 यहां हो तो कार्बन 12 यहां हो, तब यहां भी 12 इंटू 32 का रेशियो आएगा, 12 इंटू 32 का रेशियो तब यहां भी आएगा, 12 इंटू 32 का रेशियो यहां भी आएगा। अगर आप इन तीनों में जब कार्बन यूज हो रहा है उसमें कार्बन का दूसरा फॉर्म यानी कि कार्बन 13 यूज करो, यानी कि ये भी कार्बन 13, ये भी कार्बन 13 और ये भी कार्बन 13 हो जाए, तो भी यहां पे जो CO2 में प्रेजेंट कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो तब यहां पे जो आएगा क्या हो जाएगा, 13 इंटू 32, 13 इंटू 32, 13 इंटू 32। ठीक वैसे ही अगर इन तीनों में आप कार्बन का तीसरा वाला फॉर्म यानी कि कार्बन 14 यूज कर दो, तो भी CO2 में प्रेजेंट कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 14 इंटू 32, 14 इंटू 32, 14 इंटू 32 रहेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर तीनों मेथड में आप एलिमेंट का सेम आइसोटोप यूज करोगे तब तो
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप कहीं पर भी एलिमेंट का कोई दूसरा आइसोटोप यूज कर दो तो आप देखोगे कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन करेक्ट नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आइसोटोप आ जाने के बाद आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, कंडीशनल हो गया। ठीक है, यानी कि अगर आप हर जगह सेम टाइप का आइसोटोप यूज करोगे तब तो करेक्ट है, अगर एक जगह दूसरा आइसोटोप एक जगह दूसरा आइसोटोप यूज करोगे फिर ये इनकरेक्ट हो गया। तो चूंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आइसोटोप के आने के बाद कहीं फिट हो रहा था कहीं फिट नहीं हो रहा था, इसीलिए हम कहेंगे कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आइसोटोप के डिस्कवर होने के बाद फेल हो गया था। ठीक है, तो यही आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लो। ठीक है, और आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और अगले लेक्चर में मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा। वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इम्पॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है ना, वैसे तो जितने भी वीडियो लेक्चर हैं सारे के सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं वही टॉपिक आपको पढ़ा ही रहा हूं और उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं जो कि आपके स्कूल के लिए या फिर IIT JEE या नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थैंक यू।